हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मजेदार सीखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के एक ऐसे हिस्टोरिक डिसीजन की जिसने पूरे साउथ एशिया में एक तूफान सा ला दिया है। बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। चलिए इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये फैसला इतना बड़ा, इतना हिस्टोरिक क्यों है। तो ये सजा दी क्यों गई है? इसका रीजन है ह्यूमैनिटी के खिलाफ किए गए अपराध, यानी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम पॉलिटिकल केस नहीं है। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सबसे संगीन जुर्मों में से एक माना जाता है। इसका मतलब होता है जब कोई सरकार अपनी ही जनता पर सिस्टमैटिकली अटैक करती है और बस इसी वजह से ये डिसीजन इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी और हिस्टोरिकल बन जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वर्डिक्ट की डिटेल्स में थोड़ा और गहरा जाते हैं। आखिर ये सजा सुनाई किसने और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? तो इस फैसले में हुआ क्या? देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उनके साथ साथ फॉर्मर होम मिनिस्टर असादुज्जमान खान, दोनों को ही मौत की सजा दी गई है। और ये फैसला सुनाया किसने? बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने। ये ना एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। मतलब बांग्लादेश की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी फॉर्मर पीएम को इतनी सीरियस क्राइम्स के लिए दोषी ठहराया गया हो। ये आगे के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है। और अब सुनिए इस मामले की सबसे बड़ी आयरनी। ये जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है ना, जिसने आज शेख हसीना को सजा सुनाई है, इसको 2009 में खुद शेख हसीना ने ही बनवाया था। सोच के देखिए, जिस अदालत को उन्होंने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया, आज उसी अदालत ने उन्हें सबसे बड़ी सजा दे दी है। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हुआ कैसे? हालात यहाँ तक पहुंचे कैसे? एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर जो 15 साल तक पावर में रहीं, उन्हें अचानक अपने ही देश से भागना क्यों पड़ा और उन पर इतने गंभीर आरोप लगे कैसे? चलिए इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी समझते हैं। तो सारी कहानी शुरू हुई 2024 में। जुलाई-अगस्त के टाइम पर सरकारी जॉब्स में कोटा सिस्टम को लेकर स्टूडेंट्स ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए काफ़ी हिंसा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अगस्त में शेख हसीना को देश छोड़कर इंडिया में शरण लेनी पड़ी और इसी के साथ उनके 15 साल के शासन का एंड हो गया। फिर एक नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी, जिसके अंडर जून 2025 में उन पर केस शुरू हुआ और आखिरकार नवंबर 2025 में मौत की सजा का ये फैसला आ गया। उस सरकारी क्रैकडाउन की कीमत बहुत भारी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन विरोध प्रदर्शनों के दौरान 1400 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। सोचिए, 1400 से ज्यादा। ये फिगर ही अपने आप में इस केस की गंभीरता बताता है और यही पूरे मुकदमे का मेन आधार बना। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि शेख हसीना के खिलाफ आखिर आरोप थे क्या-क्या और उन्हें साबित करने के लिए कोर्ट में क्या सबूत पेश किए गए। तो शेख हसीना पर आमतौर पे 3 बड़े चार्जेस थे। पहला, हिंसा के लिए उकसाना, यानी प्रोटेस्टर्स पर अटैक करने का ऑर्डर देना और जो अधिकारी दोषी थे उन्हें सजा ना देना। दूसरा, आम लोगों पर मिलिट्री ग्रेड फोर्स का इस्तेमाल करना, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, आर्म ड्रोन्स और घातक हथियारों का यूज शामिल था। और तीसरा, जो लोग उस क्रैकडाउन में घायल हुए उन तक मेडिकल हेल्प पहुंचने से रोकना। अब इन आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट में काफी सॉलिड एविडेंस पेश किए गए, जैसे कि शेख हसीना के ऑर्डर्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, साथ ही जो चश्मदीद थे जो उस हिंसा में बच गए थे और जो मेडिकल स्टाफ था उनकी गवाही, और इसके अलावा यूएन की एक रिपोर्ट समेत कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी पेश की गईं और ट्रिब्यूनल ने इन सारे सबूतों को बिल्कुल सच्चा और मानने लायक माना। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। ये फैसला भी बिना विवाद के नहीं है। इस पूरे ट्रायल और वर्डिक्ट को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। चलिए जरा दूसरा साइड भी देखते हैं। एक तरफ तो कोर्ट कह रहा है कि सब कुछ सॉलिड एविडेंस पर बेस्ड है और ये हमला एक सोची समझी साजिश थी, पर दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी जमकर हो रही है। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है कि ये पूरा ट्रायल शेख हसीना की गैर मौजूदगी में हुआ, यानी इन एब्सेंशिया। उन्हें खुद को डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिला। उनकी जो पार्टी है ना, अवामी लीग, वो तो इसे सीधे सीधे एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंगरू ट्राइब्यूनल बुला रही है। एक ऐसी कोर्ट जिसका फैसला पहले से ही तय होता है। और तो और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने भी इस ट्रायल की फेयरनेस पर सवाल उठाए हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये एनालिसिस अब तक इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो।
फैसला आने से ठीक पहले शेख हसीना ने एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा, उन्हें जो भी फैसला सुनाना है सुनाने दो, ये जिंदगी मुझे अल्लाह ने दी है और सिर्फ वही इसे खत्म कर सकता है। मैं फिर भी अपने लोगों की सेवा करती रहूंगी। ये स्टेटमेंट उनका आत्मविश्वास दिखाता है, चाहे हालात जैसे भी हों। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस हिस्टोरिक वर्डिक्ट के बाद अब आगे क्या होगा? इसका बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पर और इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। देश के अंदर शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी काफी कमजोर हो गई है और पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। अवामी लीग को इलेक्शन से बैन कर दिया गया है, तो 2026 के पॉसिबल इलेक्शंस में बीएनपी पार्टी के लिए रास्ता साफ हो गया है। इंटरनेशनल लेवल पर अब बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने के लिए इंडिया पर डिप्लोमैटिक प्रेशर बढ़ा सकता है। ये फैसला इस रीजन की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, फॉर श्योर। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमारे पास आपके लिए एक सवाल है। हमने बात की थी कि शेख हसीना ने 2009 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना की थी। क्या आप जानते हैं कि उसे बनाने का ओरिजिनल पर्पस क्या था? सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगा माइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।